हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। ठीक है, तो यदि हम लोग सबसे पहले देखें पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन में, तो जल जो होता है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यदि हम लोग देखें ठोस, द्रव और गैस, पानी जो होता है ये हमारा तीनों अवस्थाओं में होता है। यदि मान लीजिए बर्फ़ है तो हम कह सकते हैं वो ठोस अवस्था में है, और यदि पानी हुआ तो हो गया द्रव अवस्था, और यदि वाष्प हुआ तो गैसीय अवस्था। ठीक है, यदि जैसे मान लीजिए बर्फ़ है, यदि हम बर्फ़ को और गर्म करते जाएं, थोड़ा सा उष्मा देंगे या कह सकते हैं गर्म करेंगे तो हो जाएगा पानी में। ठीक है, पानी में बदल जाएगा, और पानी को पुनः और गर्म करेंगे तो चला जाएगा वाष्प में। ठीक है, तो जो पानी होता है हमारा वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इन तीनों अवस्थाओं को आपस में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। ठोस से द्रव, द्रव से गैस, या गैस से द्रव फिर ठोस कैसे ला सकते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए दो तरीके हैं, पहला वो उसके ताप में परिवर्तन करके और दूसरा उसके दाब में परिवर्तन करके। तो अब हम लोग देखते हैं पहला, तापमान में परिवर्तन करके हम किसी भी पदार्थ की अवस्थाओं में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ की जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं गलनांक क्या होता है। तो जिस तापमान पर, वायुमंडलीय दाब पर जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, उस तापमान को हम उसका गलनांक कहते हैं। ठीक है, यदि हम लोग देखें तो बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन कह सकते हैं, क्योंकि यदि मान लीजिए हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देते हैं तो वो केल्विन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो बर्फ़ का गलनांक जो होता है या तो हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं या फिर 273 केल्विन कह सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि यदि मान लीजिए बर्फ़ है, तो बर्फ़ जब पिघलता है तो उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब तापमान बढ़ता नहीं है लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि संगलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। ठीक है, संगलन की गुप्त ऊष्मा, और संगलन की गुप्त ऊष्मा समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। अब यदि हम लोग बात करें गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट जिसको कहते हैं, तो जब कोई पदार्थ गलने की प्रक्रिया में अपने गलनांक तक पहुंचता है तो उसका यदि हम तापमान और बढ़ा भी रहे हैं तो उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब क्या हुआ कि जब कोई पदार्थ गलने की प्रक्रिया में अपने गलनांक तक पहुंचता है तो उसके बाद यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ा भी रहे हैं, मतलब गर्म और कर रहे हैं, उष्मा और दे रहे हैं, तब भी उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जितना तापमान हम दे रहे हैं वो उसके अवस्था परिवर्तन में लग जाता है। ठीक है, तो वो ऊष्मा जो हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं, अलग से और भी दे रहे हैं गलनांक तक पहुंचने के बाद, वो उसके पदार्थ और बर्तन में ही छिपा रह जाता है। यदि मान लीजिए तो बर्तन या पदार्थ में छिपा रह जाता है, उसी को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। जैसे यदि हम लोग देखेंगे कि यदि इसमें कुछ सॉलिड ले लें, जैसे बर्फ़ मान लेते हैं, तो यदि बर्फ़ का टेम्परेचर मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब इसको हम लोग 10 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ा रहे हैं, तापमान दे रहे हैं, मतलब गर्म कर रहे हैं, तो यह पानी में यदि कन्वर्ट हो रहा है, अपने गलनांक तक पहुंचा है और ये पानी में जा रहा है, यदि ये पानी में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहेगा, जबकि हम लोग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसका बढ़ा रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग दे रहे हैं, ये इसके कणों के बीच में जो बल लग रहा था, आकर्षण बल, इसी को तोड़ के इसको जल में परिवर्तित कर रहा है। तो इसी को तोड़ने में लग जाता है, और जो हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं ऊष्मा के रूप में इन्हीं कणों के बीच में छिप जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यदि हम लोग देखें यहाँ संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर, ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो भी ऊष्मा दे रहे हैं ये टेम्परेचर में और भी चेंजिंग ना लाके परिवर्तित ना, 0 था, 0 पे बर्फ़ था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी भी रहेगा, जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग एक्स्ट्रा दिए हैं वो इन्हीं कणों के बीच में छिप जाता है, बर्तन और कणों के बीच में, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं, छिपा हुआ ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है, अतः 0 डिग्री बर्फ़, मतलब यदि 0 डिग्री पर बर्फ़ है और 0 डिग्री पर पानी भी है, तो इन दोनों में यदि हम देखें तो इसका ऊर्जा अधिक होगा, इसका ऊर्जा कम होगा, क्योंकि
है तो तापमान तो दोनों का 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका भी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका भी है, पानी का भी, लेकिन बर्फ़ का जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर भी नहीं बढ़ा, तो वो उष्मा के रूप में इस पानी के कणों के बीच में छिपा हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि हम लोग बर्फ़ और पानी को देखें तो पानी के कणों का ऊर्जा अधिक होता है, जबकि बर्फ़ के कणों का ऊर्जा कम होता है, जबकि टेम्परेचर दोनों का 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्वथनांक किसे कहते हैं। तो क्वथनांक भी यदि हम लोग देखें तो कह सकते हैं कि वह तापमान, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसको हम क्या कह सकते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब इसी प्रकार से है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, जिस प्रकार यहाँ था गलनांक क्या होता है, फिर संगलन की गुप्त ऊष्मा, फिर यहाँ पर है क्वथनांक क्या होता है, तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब सेम है, जिस प्रकार से संगलन की गुप्त ऊष्मा था तो इसमें क्या था, 1 kg ठोस लिया गया था और यहाँ पर गलनांक था, यहाँ पर ठोस लिया गया था, यहाँ पर गलनांक था, उसके बाद यहाँ पर बदलने के लिए द्रव में बदलने के लिए था। और इसमें क्या हो जाएगा, सेम उसी प्रकार से यदि हम लोग यहाँ देखें वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा तो सेम रहेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग आएगा, बदलाव क्या आएगा, बदलाव में वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस था, यहाँ पर 1 kg द्रव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा में कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग देखें 100 डिग्री जिस प्रकार से यहाँ पर दिया गया था यदि हम लोग देखें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के कणों की ऊर्जा अधिक होती है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि हम लोग देखें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तो वाष्प के कणों की जो ऊर्जा होती है वो पानी के कणों की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब क्या हुआ कि यदि मान लीजिए इस प्रकार से 2 पात्र लें, एक में पानी है और एक में वाष्प है। ठीक है, इसको वाष्प मान लेते हैं और दोनों का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यदि हम लोग देखें तो पानी, ये मान लीजिए पानी लिया गया है, वाष्प, तो पानी की तुलना में वाष्प के कणों का जो ऊर्जा है वो अधिक होगा। जिस प्रकार से यहाँ बर्फ के कणों की ऊर्जा से पानी के कणों का ऊर्जा अधिक था, उसी प्रकार से यहाँ पानी के कणों की ऊर्जा से, जबकि टेम्परेचर तापमान दोनों का बराबर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी भी है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प भी है, लेकिन यहाँ पानी से वाष्प की ऊर्जा, वाष्प के कणों की ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है, क्योंकि यदि मान लीजिए हम पानी उबल रहा था, उसके बाद हम लोग उसमें वेपर में चेंज करने के लिए जो एक्स्ट्रा ऊर्जा दिए हैं, तापमान दिए हैं, वो इन्हीं कणों के बीच में समाहित हो जाता है, समायोजित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यदि मान लीजिए ठोस अवस्था है, उसके बाद द्रव अवस्था है और गैसीय अवस्था है। तो ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में चेंज करने के लिए हम लोग को ऊष्मा देना पड़ता है। ठीक है, यदि हम लोग ऊष्मा देंगे तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाएगा। जैसे मान लीजिए बर्फ है तो या तो उसको गर्म करोगे तो पिघल के द्रव बन जाएगा, या फिर मान लीजिए हम धूप में रख रहे हैं तो वहाँ से भी उसको ऊष्मा प्राप्त होता है और वो बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगता है और द्रव में परिवर्तित हो जाता है। फिर यदि द्रव है तो द्रव को भी, जैसे मान लीजिए पानी है, जैसे तालाब का होता है या बाहर हम पानी रख देते हैं, या तो उसको गर्म कर रहे हैं तब भी हम ऊष्मा दे रहे हैं, तो गर्म करने से क्या होता है, धीरे धीरे वाष्पित होने लगता है और धीरे धीरे पानी की मात्रा कम होने लगता है। ठीक है, और वो गैसीय अवस्था में चला जाता है। पुनः यदि हम लोग गैस अवस्था में, मान लीजिए गैसीय फॉर्म में है, वाष्प है, उसको और ठंडा कर दें, शीतलता का मतलब वो ठंडा कर दें, टेम्परेचर और डाउन कर दें, गिरा दें, तो शीतलता करने से क्या होगा, वो गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में आएगा और द्रव अवस्था से पुनः आएगा ठोस अवस्था में, और ठंडा करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग द्रव अवस्था का मतलब पानी को यदि हम लोग ठंडा करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, तो क्या होता है, वो जम के बर्फ बन जाता है। ठीक है, फिर यदि हम लोग देखें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल होता है। ठीक है, मतलब यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो उस पर क्या होता है, जल होता है, और यदि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो इस पर क्या होता है, बर्फ़ होता है, और यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो इस पर वाष्प। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सब्लिमेशन। यदि हम लोग बात करें ऊर्ध्वपातन की, सब्लिमेशन की, तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना डायरेक्ट गैसीय अवस्था में चले जाते हैं। ठीक है, मतलब ठोस अवस्था में हैं तो वो द्रव अवस्था में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट चले जाएंगे गैसीय अवस्था में, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं,
ऊर्ध्वपतन या सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे प्रक्रिया को ऊर्ध्वपतन या सब्लिमेशन कहते हैं। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यदि हम लोग उदाहरण देखें तो जैसे मान लीजिए कपूर हुआ, ठीक है, और नौसादर हुआ, और भी है जैसे नेप्थलीन हुआ। तो इन सब में क्या होता है, ऐसे मान लीजिए कपूर लिया गया है तो कपूर को एक जलाया जाता है, तो वहाँ पर जलने के बाद कपूर में यदि देखें तो ठोस अवस्था में था और ठोस से डायरेक्ट गैसेस अवस्था में उड़ जाता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है और ये दोनों फॉर्म में नहीं जाता है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए कपूर, नौसादर या नेप्थलीन इन सबको जलाने से ठोस से डायरेक्ट गैस में जा रहे हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब वह प्रक्रिया या प्रोसेस जिसमें कोई ठोस द्रव में जाए बिना डायरेक्ट गैसेस अवस्था में चला जाता है, उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसका उदाहरण हो गया, उसके बाद हम इसका उपयोग क्या करते हैं। यदि मान लीजिए जैसे मान लीजिए चीनी हुआ, नमक हुआ, कपूर और नमक को यदि मिला दें, कपूर प्लस नमक, तो यदि इनको अलग करना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि एक चीनी का प्याली लेंगे, मतलब इस प्रकार से चीनी मिट्टी का एक बर्तन लेंगे और इसको नीचे इसमें रख देंगे हम कपूर और नमक का मिश्रण। ठीक है, अब कपूर और नमक का मिश्रण रखने के बाद इस पर एक कीफ रख देते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर एक रुई का मतलब डॉट लगाते हैं, बंद कर देते हैं इसको कि ऊपर ना जाए। उसके बाद यदि हम लोग मान लीजिए इसको गर्म कर रहे हैं, ऐसे मान लेते हैं कि इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने से क्या होगा, यहाँ से जो रुई था वो यहाँ पर रोक के रखेगा कि मान लीजिए कोई भी वाष्प अवस्था में जा रहा है तो बाहर न जाने पाए, और जो यहाँ पे कपूर और नमक है तो कपूर के मॉलिक्यूल जाके इस पर, यदि मान लीजिए यहाँ से गर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले गैसीय स्टेट में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर जाके ठंडे होकर यहाँ पे चिपक जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ नमक बचेगा क्योंकि नमक ऊर्ध्वपातित नहीं होता है, तो नमक यहाँ इस प्याली में बच जाएगा और कपूर को यहाँ से हम लोग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग हम इसलिए करते हैं, नौसादर हुआ या कपूर और नमक हुआ या चीनी हुआ तो मिक्स हो जाता है, तो इसको अलग करने के लिए हम लोग यहाँ पर रख के गर्म करते हैं, और गर्म करने से क्या होता है, जो कपूर होता है, जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, वो जाके यहाँ पर इसके ऊपर कीप में लग जाता है, इसको हम निकाल के अलग कर लेते हैं, और नीचे जो बचता है जिसका ऊर्ध्वपातन नहीं होता है, जैसे नमक हुआ या चीनी हुआ, वो नीचे बच जाता है। ठीक है, तो इससे इस प्रकार से हम पदार्थ को अलग कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि अवस्था में परिवर्तन, मान लीजिए कोई पदार्थ है उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, दाब में परिवर्तन करके। पहला देखें हम लोग तापमान में परिवर्तन करके। ठीक है, तो उसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।